के पहले बहुत जरूरी है कि हम क्या जाने, रिसोर्स। तो रिसोर्स हम किसको कह सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस? रिसोर्सेस इज अ सोर्स ऑफ फैसिलिटी, है ना। रिसोर्सेस आर फैसिलिट टू अस, ठीक है। ऐसी सारी चीजें जो हमको फैसिलिटेट करती हैं, उन सभी चीजों को हम क्या कह सकते हैं? रिसोर्सेस कह सकते हैं, है ना। एक्चुअली क्या होती है कि रिसोर्सेस आर हेल्पफुल टू टू लिव स्मूथली, है ना। हमारी लाइफ को स्मूथली करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस ना, हम रिसोर्सेस को हम टू कैटेगराइज में बांट सकते हैं। रिसोर्सेस को हम टू कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है नेचुरल रिसोर्सेस, एंड सेकंड कैटेगरी होती है मैन मेड रिसोर्सेस, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना। ये तीनों रिसोर्सेस ही एक ही है। तो मतलब कैटेगरी, मैन कैटेगरी टू ही है। फर्स्ट है नेचुरल और सेकंड है मैन मेड और ह्यूमन और आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ऐसे सारे रिसोर्सेज जो हमको बाय नेचर मिलते हैं, वो सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि वाटर है, एयर है, पेट्रोलियम है, फिर इसके अलावा गोल्ड है ना। सम कुछ मिनरल्स है, समटाइम्स मेटल्स हैं। तो ऐसे सारे चीजें जो भी हमको नेचर से मिल रही हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा प्रिसिशियस होते हैं कंपेरेटिव टू ह्यूमन रिसोर्सेस। व्हाई दे आर प्रिसिशियस? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेस यदि खत्म हो जाते हैं या कम हो जाएंगे, तो उन रिसोर्सेस को रीजनरेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। परंतु ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है? वो तो ह्यूमन के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, मेन मेड है। तो इसको, यह आर्टिफिशियल है, तो इनको जनरेट करना, रीजनरेट करना इजी होता है, ठीक है। यही वजह है कि तुम देख रहे होगे कि हर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पेट्रोलियम की कास्ट बढ़ते जा रही है। फील करते हो ना इस चीज को कि पेट्रोल पहले क्या कितने रुपए लीटर था, अभी और कितना महंगा हो गया। शुरू में अगर याद होगा, कुछ साल पहले कोयला जलाते थे लोग। अभी तो मेरे ख्याल से कोयला नहीं मिल रहा है। इवन अब मट्टी तेल मिलना भी बंद हो गया, कैरोसिन ऑयल भी मिलना बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेस बहुत कम होते जा रहे हैं। और वो हमको क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं। जब कम मिलेगा तो हम क्या होगा, उसका उपयोग भी कम करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पुष्पिका? यस मैम। तो आज आज हमको पे क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए बढ़ना। ह्यूमन रिसोर्सेस वे सारे रिसोर्सेस जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, जो मैन के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर हम जिनको आर्टिफिशियल रिसोर्सेस कहते हैं, वो सारे रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस में आते हैं। अब ये बताओ मुझे कि ह्यूमन रिसोर्सेस क्यों, हम ह्यूमन रिसोर्सेस का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी लाइफ को क्या करना है, स्मूथ करना है। आप एसएसटी क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, और फर्स्ट टाइम तब आपने पढ़ा होगा हंटर एंड गैदर्स, पढ़ा था? यस मैम। हंटर एंड गैदर्स पढ़ा था ना। तो हंटर्स एंड गैदर्स में हमने क्या देखा था? पूरे नेचुरल रिसोर्सेज देखे थे। क्या देखा था कि मैन लाइफ कहाँ पे होती है? जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मैन कब मूव करते हैं, ह्यूमन कब मूव करते हैं? जब नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल से हैं। खत्म हो जाती हाँ, है ना। वो क्लाइमेट देख के मूव करते हैं, रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के साथ साथ उनको समझ में आया कि ह्यूमंस मतलब हम लोग पूरी तरह नेचुरल रिसोर्सेस पे डिपेंड नहीं हो सकते। ऐसा होने से क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत स्लो हो जाएगी। हमको अगर भूख लगी है तो हम क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस पे है तो हम क्या देखेंगे कि कहाँ पे हमको कंद मूल फल फूल फ्रूट्स वगैरह खाने को मिल सकते हैं। वो नहीं है तो नॉन वेजिटेरियन लोग क्या करेंगे, कहीं पे वो क्या करेंगे, हंटर करेंगे, मतलब शिकार करेंगे। और फिर वो क्या करेंगे, मीट वगैरह को, मीट चिकन ये सब चीजें के ऊपर डिपेंड होंगे। लेकिन फिर क्या है, ऐसा तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर सबसे पहले क्या, जो एक कहावत सुनी होगी, बहुत ही सही कहावत है, क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सुनी हो कि नहीं? हिंदी में एक कहावत है ना। तो मतलब क्या है, जैसे है। जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होते हैं, हमको आविष्कार भी करने पड़ते हैं। आविष्कार करना पड़ते हैं मतलब रिसोर्स भी जनरेट करना पड़ते हैं, ठीक है। तो अब है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि ऑल रिसोर्सेज मेड बाय मैन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक्चुअली।
So human resources refer to the people who make up the workforce of a country. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस किसको रिफर कर रहे हैं? पीपुल को रिफर कर रहे हैं, मतलब किन पीपुल्स को, किस पॉपुलेशन को रिफर कर रहे हैं? जो वर्क कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, सेकंड है, सेकंड क्या चीज है देखो, सॉरी एक मिनट, इट्स इंक्लूड पीपुल विद डिफरेंट स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज हु कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। ये अगर ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट ना केवल पर्सनली स्लो होगा, ये हमारी एनपीसी को भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड करेगा, नेशनल इनकम ग्रुप को भी इफेक्टेड करेगा। हम नेशनल इनकम कैसे बनती है, अगर इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे तो, कि हम हर व्यक्ति की, हर परिवार की आय क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वैसे इनकम में भी डिफरेंसेस होते हैं। मेनली हम इनकम को थ्री कैटेगराइज में करते हैं, LIG, MIG, HIG। LIG मतलब लो इनकम ग्रुप, MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप, HIG मतलब हाई इनकम ग्रुप। ठीक है, हाँ, इस तरह से हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपने इनकम को। ठीक है, परंतु अगर हमारे जिस तरह से हमारे सारे ह्यूमंस अलग अलग हैं ना, हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वैसे ही हमने क्या बोला कि हमारे जो 3 कैटेगरीज के रूप में डिवाइड क्या है, हमारे परिवार, मतलब परिवार की आय भी है वो अलग अलग है, सभी के परिवार की आय अलग अलग होती है, लगभग लगभग। ठीक है, और उनको हम मतलब एक स्केल में बांधने के लिए करते हैं, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं एक्चुअली। परंतु ये मतलब नहीं है कि अगर MIG है तो MIG का एक परिवार अगर 15,000 रुपीज मंथली कमा रहा है तो दूसरा भी 15 कमाएगा, नहीं। ये एक स्केल होता है कि इतने से इतने हजार तक के MIG में आएंगे, इतने से इतने तक HIG में आएंगे, इतने से इतने तक LIG में आएंगे, और उससे नीचे वाले क्या होंगे, ब्लू लाइन कहलाती है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग करते हैं। तो यदि इट्स इंक्लूड पीपल विद डिफरेंस स्किल, मतलब कि अगर हमको कोई चीज को जनरेट करना है, तो जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, तभी तो हम किसी चीज को बना पाएंगे, है ना। और हमारे पास जब तक किसी चीज को, जैसे अगर हमको कोई मशीन बनाना है, तो कोई मशीन बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि वो मशीन को बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसकी प्रोसेस क्या है, और हमारा बनाने का एम क्या है, हम किस चीज के लिए उस मशीन को बना रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे उस मशीन को बनाने के लिए। तो ये क्या होगा, जैसे 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 मशीन्स बनती हैं, या जैसे 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 चीजें बन रही हैं, तो वो क्या कर रही है, हमको फैसिलिटेट कर रही है, हमारी लाइफ को स्मूथ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि देखो हम पहले, हमारे पास मिक्सर नहीं था, मिक्सी नहीं था, तो हम क्या करते थे, सिलबट्टे पे चटनी वगैरह पीसा करते थे। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, मिक्सर आया, और बाद में थोड़ा सा अब तो बहुत सारी चीजें आ गई है, चॉपर हो गए हैं, फिर हैंड मिक्सर हो गए हैं, ग्राइंडर हो गए हैं, ऐसे सो मेनी थिंग्स हो गए हैं। ठीक है, तो पर उससे फर्क क्या पड़ा, अभी आप सोचोगे कि ये मिक्सर कहाँ से यहाँ मैम बीच में ले आई, तो एक्चुअली ये कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ये आपको बताने के लिए मैं लाई हूँ। क्योंकि ये क्या है कि जैसे मिक्सर आया, तो अभी क्या होगा कि घर के काम में हम क्या कर रहे हैं, कम कम थक रहे हैं, हमारी एनर्जी सेव हो रही है, एनर्जी सेव हो रही है, साथ में टाइम भी सेव हो रहा है। अब क्या है, अगर हम बाहर भी वर्किंग है, जनरली अभी जैसे लेडीज, क्या घर की लेडीज घर घर में भी वर्क कर रही है और वो बाहर भी है ना। अभी ज्यादातर फैमिली क्या हो गई है, डबल इनकम फैमिली। तो अभी क्या हो रहा है, उनको क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी भी सेव हो रहा है और टाइम भी सेव हो रहा है। जब एनर्जी और टाइम सेव होगा, तभी तो वो दूसरी जगह भी जाके अपना काम, अपना टाइम दे पाएंगे ना, अपना काम कर पाएंगे। तो क्या होगा, जब दूसरी जगह भी अपना काम कर रहे हैं, डबल इनकम ग्रुप है, मतलब कि अगर घर में 2 लोग कमा रहे हैं, तो क्या होगी, घर की क्या होगी, इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी, धीरे धीरे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक परिवार की आय बढ़ रही है, तो नेशनल इनकम भी धीरे से बढ़ेगी, और पूरे कंट्री को ये इफेक्ट करेगी। और हम कह सकते हैं कि इस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अफेक्टेड करते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट चीज है हमारा
ह्यूमन रिसोर्सेस आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस दे ड्राइव इनोवेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि बता सकते हो तुम? Yes, ma'am. Human resources are the most valuable resources as they drive innovation। इसका मतलब यही है कि ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और Valuable. वैल्यूएबल चीजें है ना। अगर वो ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं होगा तो इनोवेशन ही रुक जाएगा। इनोवेशन मतलब आविष्कार, जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, आविष्कार की ड्राइव, जो हमारे आविष्कार को, हमारे इनोवेशन के लिए एक्चुअली मोटिवेशन का काम कर रही है, वो क्या है, ह्यूमन स्किल्स ही है। जो ह्यूमन स्किल्स ही है और जो हमारी नीड, हमारे रिक्वायरमेंट को देखते देख के क्या करते हैं, डेली डेली कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इनोवेशन करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद Yes, देखेंगे yes, हम, हमारा नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे होगा, इसका ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या क्या संबंध है? वैसे ही संबंध है जैसे हंटर और गैदर्स का संबंध था। हंटर और गैदर्स में हमने क्या देखा था कि जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेस थे वहां वहां ह्यूमन स्टेबल होते थे। अदरवाइज क्या होता था, ह्यूमन धीरे धीरे मूव करते जाते थे, जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेस कम होते जाते थे, जैसे वहां का पानी खत्म हो गया, वहां फ्रूट्स की एबिलिटी नहीं है, वहां पे हाँ शिकार करने के लिए अगर एनिमल्स नहीं है, कम हो गए हैं, तो क्या करते थे वो अपना अपना सामान उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। ठीक है, वैसे ही सेम चीजें आज के समय में भी है। आज के समय में कैसे है, ये अलग बात है कि अब हम नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। अब हम नेचुरल एयर के लिए नहीं डिपेंडेंट है। अब हमारे को गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, फैंस चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। परंतु पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी क्या है, रिसोर्सेज के ऊपर क्या है, डिपेंड है। कैसे होगा, देखो, यदि अगर विलेजर है, गांव में रहने वाला व्यक्ति है, और यदि वो खेती किसानी करता है, फार्मर है, तो वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करेगा जहां पे खेती की लैंड होगी, फार्मिंग लैंड अवेलेबल होगी, फार्मिंग के सोर्सेस अवेलेबल होंगे, जहां पे लेबर मिलते होंगे, है ना। जहां की मिट्टी में क्या होगा, जहां की सॉइल में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, तो वो वैसी ma'am. जगह, Fertile soil. हाँ वहां पे फार्मर्स रहना चाहेंगे। लेकिन दूसरे लोग जिनकी फैमिली में फार्मिंग का काम नहीं हो रहा है और वो दूसरे अदर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड है, तो उन लोग क्या करेंगे, कैसी जगह खोजेंगे, उन लोग वैसी जगह सर्च करेंगे अपने रहने के लिए जहाँ पे फैक्ट्रीज हो कई, और या फिर और अदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। मतलब कि वो उनको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए नए रोजगार के अवसर जहां पे मिल रहे होंगे, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे, वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगे, वो उधर पे चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रिफर करता है, फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या क्या फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है। ह्यूमन रिसोर्सेस तो है, पर क्या ह्यूमन रिसोर्सेस ही है, इसके अलावा भी चीजें हैं। देखो, आज से कुछ समय पहले की ही बात है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। तो आप कभी अपने पेरेंट्स से चर्चा करना कि पहले अंबिकापुर की ठंड कैसी होती थी, सरगुजा में कैसी ठंड होती थी। कुछ समय पहले, अगर अगर आज से 20 साल पहले की बात करेंगे, तब तो बहुत ज्यादा ठंड थी। 10 साल पहले भी ठंड ज्यादा थी। ठीक है, लोग क्या करते थे, जो भिलाई रायपुर के लोग थे, वो जगह क्या थी, गर्म थी। वो लोग क्या करते, कोशिश करते थे कि अगर उनको मौका मिले तो वो क्या करेंगे, सभी लोग कैसे क्या करते हैं, गर्मी में क्या करते हैं, ठंडी ठंडी जगह में घूमने जाते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला क्या कहलाता था, मैनपाट कहलाता था। तो वहां के लोग क्या करते थे, इधर माइग्रेट होने की कोशिश करते थे समर टाइम में। ठीक है, और यहाँ के लोग क्या सोचते थे कि हम वहां चले जाएं, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है, तो इस तरह से क्लाइमेट क्या करता था, अफेक्टेड करता था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि सारी जगह क्या हो गया, अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात सुनती होगी ना, सारी जगह क्या होने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। तो अभी क्या हो रहा है, लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितना टेम्परेचर है ना। क्या क्या कर रहे हैं वो, अपना फैसिलिटेटर अपने आप को दूसरे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं,
और क्लाइमेट को लेकर के मतलब क्लाइमेट में मतलब स्पेशली टेम्परेचर को लेके माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, है ना। पहले के लोग बहुत पहले, मतलब कि आज से 15-20 साल पहले अंबिकापुर सरगुजा में दूसरे दूसरे शहर के लोग आना नहीं चाहते थे। बोलते थे कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत गड़बड़ है, ठंड बहुत होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। फिर अगर अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की ओर जाएं तो वो भी नहीं है। यहाँ पे कोई विशेष तरह की कोई स्पेशल फैक्ट्री नहीं है। अभी कुछ समय पहले एक शुगर फैक्ट्री खुली है कल्याणपुर के पास कहीं प्रतापपुर में, परंतु बाकी ऐसे कोई बहुत तरह तरह की फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, है ना। माइंस है, माइंस है विश्रामपुर वगैरह में, माइंस है चिरमिरी में, माइंस है। मगर ऐसा नहीं है कि माइंस है तो कोई कोयला की फैक्ट्री खुली हो, कोल फैक्ट्री खुली होगी। इस तरह के कोई ऐसा विशेष यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ के लोग किसके ऊपर है, इनका इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? यहाँ की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, यहाँ की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी या तो फार्मिंग है और या फिर क्या है, शॉप्स है, बिजनेस है। मेन दो ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है ना। फिर धीरे धीरे यहाँ पे चीजें अब बढ़ रही हैं। पहले स्कूल्स भी बहुत कम थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्टिंग में तो एक ही हुआ करता था, होली क्रॉस। फिर बाद में कार्मेल आया, फिर ओपीएस आया, और अब तो बहुत सारे हो गए। जी माउंट लिट्रा भी हो गया है स्कूल, फिर मोनफोर्ट भी हो गया, ऐसे तरह तरह के स्कूल्स आ गए, है ना। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये थोड़ा सा क्लाइमेट से हटके ये टोपोग्राफी में आएगी आपकी, है ना। फिर है टोपोग्राफी, मतलब कि किस प्रकार से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे। अगर हिल हिल इस जगह है ना, ऊंचाई पे लोग नहीं रहना चाहेंगे। क्यों नहीं रहना चाहेंगे ऊंचाई पे? क्योंकि क्या होगा, वहां पे मैन पावर ज्यादा खर्च होता है। आप कहीं कहीं मार्केट जाना है तो आपको पहले ऊपर से नीचे आना होगा। कोई सामान ले जाना है तो नीचे से सामान खरीद के आप पूरा ऊपर लेके जाओगे, मैन पावर ज्यादा होगा खर्च। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी वहां पे। क्लाइमेट भी वहां का प्रॉब्लमेटिक होगा। हिल्स पे गर्मी भी ज्यादा होगी, ठंडी भी ज्यादा होगी। फिर इसी तरह अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या है, मैंने पहले ही बता दिया। यदि फार्मर है, उसका मतलब वो ये देखते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है। यदि हमारा हम फार्मिंग से रिलेटेड है तो हम क्या कैसी जगह जाएंगे जहां पे सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन यदि हम कोई और दूसरे एम्प्लॉयमेंट में है तो हमको सॉइल सॉइल फर्टिलिटी से क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल नहीं होगा। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे लिए दूसरे एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे हैं, और इसके साथ साथ स्कूल्स कहाँ पे अच्छी हैं, रोड कहाँ पे अच्छे हैं, हमको हॉस्पिटल्स कहाँ मिल रहे हैं, हम वो दूसरी चीजों के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज करेंगे। इस तरह से क्या होता है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा एक और मेन चीज है एबिलिटी ऑफ वाटर। एबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर ही, पानी तो हमारा जीवन है। अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या होगा, हमारे लिए जीना जीना बहुत परेशानीदायक हो जाएगा, हमको बहुत परेशानी होगा। अगर अभी पिछले साल की ही बात है, अगर तुमको ध्यान होगा तो न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ती होगी या थोड़ा सा जीके में इंटरेस्ट होगा, तो बेंगलोर में लास्ट ईयर वाटर क्राइसिस था। वाटर, इतना ज्यादा वाटर क्राइसिस था कि वहां जितने लोग काम कर रहे थे, बेंगलोर बहुत बड़ी सिटी है किसके लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत प्रोडक्टिविटी है वहां, बहुत सारा क्रिएशन है। जितने भी लोग कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े होते हैं, वो सबसे पहले फर्स्ट उनका प्रेफरेंस होता है कि बैंगलोर जाना है, बैंगलोर में कुछ काम लिखना है। तो हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन जो कहाँ कहाँ है, बैंगलोर में है, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। लेकिन जब वहां वाटर क्राइसिस हुआ था तो वहां की कंपनियों ने क्या किया था, बहुत परेशानी होने के कारण कंपनियों ने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम करके लोगों को छुट्टी दे दी थी कि जाइए अपने अपने, आप जिस शहर से आए हैं उस शहर वापस चले जाइए और वहां बैठ के काम करिए, ताकि क्या होगा कि आपको वाटर क्राइसिस से डील नहीं करना होगा। और इसके बाद है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, देखो, सारे लोग वैसी ही जगह रहना चाहेंगे जहां पे आप जैसे लोग हों। दैट मीन्स यदि LIG लोग हैं, MIG लोग हैं, HIG लोग हैं, तीन कैटेगरी है इकोनॉमिक स्टेटस पे। अगर हम देखते हैं तो हाई इनकम ग्रुप के लोग को यदि तुम बोलोगे कि जाकर झुग्गी झोपड़ी में रह लो, तो लोग नहीं रहेंगे, वहां पे रहना पसंद करेंगे क्या? नो हम्म? मैम। नहीं, है ना। ऐसे यदि लेबर क्लास को बोलोगे कि नहीं चलो, मैं तुमको, तुम भले लेबर क्लास हो तो क्या हुआ, पर तुमको वहां पे एक जगह दिला देते हैं,
अच्छी कॉलोनी के पास में, तो उन लोग क्या सोचेंगे, नहीं हम वहां कंफर्ट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, हम लोग क्या करते, कहीं बाहर जाते हो तो क्या सोचते हो, सबसे पहले क्या देखते हो, तुम अपने आप को देखते हो। क्यों देखते हो? तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुमने क्या पहना, तुम्हारे आउटफिट्स कैसे हैं, तुम्हारे शूज कैसे हैं, है ना, तुमने कॉम कैसे किया है, किस फैशन को बिलोंग कर रहे हो, अभी अभी ट्रेडिंग ट्रेडिंग में क्या है, और फिर तुम कैसे रह रहे हो, ये देखते हैं ना हम, है ना। ये क्यों देखते हैं? क्योंकि ये क्या है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसके अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेस में ह्यूमन रिसोर्सेस को ऐसे क्या फैक्टर है जो इफेक्टेड डालते हैं, तो बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, देखो बर्थ रेट अभी क्या है, कंट्रोल है, ठीक है, और साथ में क्या है, डेथ रेट भी कंट्रोल है। इसलिए क्या हो रहा है, भले ही अभी पहले एक परिवार में 6 6 7 7 बच्चे होते थे, अभी आज परिवार में 2 बच्चे देखने को मिल रहे हैं, फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बोलते हैं ना, इंडिया में बहुत यस पॉपुलेशन। चीन, जैसे चीन में बहुत पॉपुलेशन है बोलते हैं, फिर सेकंड नंबर इंडिया को बोल देते हैं बहुत पॉपुलेशन। क्यों? सोचा आपने, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि डेथ रेट में कंट्रोल है ना। अभी क्या है, बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स है ना, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो पहले डेथ जल्दी हो जाती थी वो डेथ अब कम हो गई है। एक व्यक्ति की एवरेज एज इंक्रीज कर गई है। पहले यदि व्यक्ति 60 70 साल में 70 साल 70 75 साल का हो गया, मर गया कुछ समय पहले, तो हमको लगता था ठीक है, जी लिया उसने अपनी जिंदगी, चला गया, कोई बात नहीं। इवन लोग एक्सपेक्ट करने लगते थे कि अच्छा ये 60 पार कर गया तो अब इसकी डेथ पास में है। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में एवरेज एज बढ़ गई है, 80 साल तक भी लोग जी रहे हैं, उससे ज्यादा भी जी रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो रहा है, बच्चों को पूरा वैक्सीकरण वैक्सीनेशन दे रहे हैं। वैक्सीनेशन देने से क्या होता है, बीमारियां कम होती हैं ग्रोइंग एज में। जब ग्रोइंग एज में बीमारियां नहीं होंगी तो वो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा, डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तुम बीमार रह के बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकती हो क्या? नहीं कर सकती, मैम। है ना। तो ये भी तो तुम्हारा इफेक्ट कर रहा है। अगर आज आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप क्या कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से एजुकेशन ले रहे हो, तो अच्छे स्किल डेवलप होंगे, अच्छे स्किल डेवलप होंगे तो कल को आप कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करोगे, है ना। तो ये इस तरह से क्या, बर्थ और डेथ रेट भी इफेक्टेड है। एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल, ये भी मैंने आपको इसी के साथ साथ ही बता दिया। अगर आप पढ़े लिखे हो तो क्या होगा, बताओ, पढ़े लिखे हो, पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है, तो आप क्या करोगे, आपका क्रिएशन भी बहुत अच्छा होगा, ज्यादा। प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, यही सारी चीजें, डेथ और बर्थ से भी यही चीजें जुड़ी हुई है। हेल्थ अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, अच्छी अच्छी हॉस्पिटल्स है। आज हर गांव में एक आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाएगा, पीएचसी मिल जाएगा हर गांव में। पहले तो नहीं थे आसपास, हमारे मोहल्ले में ही 2 हैं, होम्योपैथिक भी है और एलोपैथिक का भी है। थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा नमना से थोड़ा सा आगे जाएंगे गंगापुर साइड, तो आयुर्वेदिक भी है। तो अभी क्या है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, जरूरत नहीं पड़ रही है हमको कि हम बार बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर ही जाए। छोटी मोटी चीज हो रही है तो पास में हेल्थ सेंटर में ही दिखा लो, ठीक है ना। तो फैसिलिटीज अच्छी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। अब जब नए स्कूल्स आएंगे तो फिर क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा ना, है ना। बच्चे तो पढ़ने जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए ना, होगा कि नहीं होगा। यस। हम्म। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर अगर फैक्ट्री खुलेंगी तो भी अलग तरह का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां होंगी वहां भी ह्यूमन रिसोर्सेस मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं, जहां पे लोग
क्या बोलते हैं, एजुकेटेड है, उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज मालूम है और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का यूज कर रहे हैं और वो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर में आ रहा है। अभी क्या गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत देखो चुनाव चुनाव के टाइम, अभी तो इलेक्शन हुआ, आए होंगे बहुत सारे लोग कैनवासिंग के लिए, बहुत लंबे लंबे वादे करके गए होंगे, साथ में कुछ कुछ पॉलिसीज भी बताए होंगे। एक्चुअली क्या हमारी सेंट्रल की पॉलिसीज बनी है और उनको क्या करते हैं, लोकल पॉलिसीज, लोकल पार्टी क्या करती है, उसको रन कर देती है अगर अच्छे से, तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छे बने रहते हैं। तो मुफ्त में राशन मिल रहा है, सभी को राशन मिल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये भी आती है। अभी जो शिक्षा का राइट राइट टू एजुकेशन, उसमें क्या है, अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो भी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो बच्चों को। क्यों पढ़ा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज है कि 10% एडमिशन आपको पुअर लाइन पॉपुलेशन से देना होगा, 10% देना होगा, तो अच्छे स्कूल्स मिल पा रहे हैं। फिर अभी वो जो आत्मानंद स्कूल की पॉलिसीज खुली है, वो भी एक गवर्नमेंट पॉलिसीज के जैसे ही है। क्या हो रहा है, पहले गांव के लोग शहर की ओर भागते थे इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए, अभी गांव में फैसिलिटी हो गई आत्मानंद स्कूल के कारण। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होने के कारण फीस भी कम है, उसमें फीस नथिंग है, मैं कह सकते हो, ठीक है। हेल्थ हेल्थ के लिए हम देखे जाएंगे तो बहुत सारे हाँ, बहुत सारी जो मैंने बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अदर सेंटर्स खुल गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी रन कर रही है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, अच्छे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। नो मैम। अब हम है पॉपुलेशन ग्रोथ, नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपुल ओवर टाइम। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब बता रहा है कि वो किस चीज को रिफर कर रही है, कि कितने पीपुल कितने टाइम में कितने पीपुल्स बढ़ रहे हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। इट डिपेंड्स ऑन द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। इसलिए मैंने पहले ही आपको ये सारी चीज बता दी है कि यदि बर्थ रेट कंट्रोल है और डेथ रेट भी कंट्रोल है, तो भी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जन्म भले एक हो रहा है लेकिन क्या है, डेथ रेट क्या है, कंट्रोल है, मरने की संख्या भी कम है, तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। जापान में यदि देखोगे तो वहां के बारे में कभी सर्च करना और पढ़ना, फिर मेरे को उस क्लास में बताना कि नेक्स्ट क्लास में बताना कि वहां पे बर्थ बर्थ रेट और डेथ रेट का रेशियो क्या है, ठीक है। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या, अगर कहीं भी बीमारी होगी तो वहां से लोग माइग्रेट कर जाएंगे। फिर अभी क्या हो रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, कहीं पे हैजा फैल गया, ठीक है, कॉलेरा फैल गया, तो क्या पूरी की पूरी गांव खाली हो जाता था। ऐसा भी नहीं है, ऐसे कोई भी बीमारी ऐसा अफेक्टेड नहीं कर रही हमको। क्यों, क्योंकि हमको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए माइग्रेट नहीं होते हैं। फिर है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लीड टू ओवर पॉपुलेशन एंड रिसोर्स सेक्रेसिटी स्केर्सिटी। तो क्या है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, और उसके कारण मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों हो रही है, ठीक है। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंप्रूव ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी। बहुत अच्छी हमको एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ केयर मिल रही है, और इससे क्या हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब समझते हो ना, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल मतलब स्थायी, इफेक्टेड, है ना। क्या देखो, आपके प्रोग्रेस कार्ड में क्या लिखा रहता है, कीप इट अप। अगर आपने अच्छा रिजल्ट स्कोर किया है तो क्या लिखा रहता है, कीप इट अप। कीप इट अप मतलब इसको बनाए रखो, है ना, मतलब सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन आल्सो हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज। दैट मीन्स अगर ये डेवलपमेंट स्थायी रूप में रहता है, मतलब बना रहता है, कंटिन्यूएशन में काफी समय तक रहता है, तो क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन आल्सो हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो आने वाली जनरेशन भी उस रिसोर्सेज को का लाभ लेती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी इतनी अच्छी रोड्स बन रही हैं, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज डेवलप हो रही है रोड के कारण, अभी हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, और अगर ये रोड की क्वालिटी बनी रहती है ऐसे, मतलब घटिया क्वालिटी से बना दिया, तो क्या होता है, देखते हो ये उदाहरण बहुत अच्छे से देखते हो, अरे बोलोगे अरे तो पापा 2-3 महीने पहले अपन यहाँ से निकले थे, कितनी अच्छी रोड थी, और आज देखो रोड की हालत,
बोलते हो ना कभी कभी। तो मतलब क्या है, अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, वो जो बना है वो यदि सस्टेनेबल नहीं है, तो हमारी आने वाली जनरेशन उसका यूज नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, तभी तो क्या होगा, जब वो बना रहेगा कुछ समय तक, तभी तो आने वाली जनरेशन उसका यूज कर पाएगी। क्लियर हो गया बेटा ये सारा का सारा? यस मैम। है ना? तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ना होगा वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, कभी मैं पढ़ाऊंगी कभी शीलू मैम पढ़ाएंगी, तो देख लेंगे जो भी टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आज आज का टाइम भी पूरा हो गया। हाँ बेटा बताओ, कुछ बोल रही है? नो मैम। ठीक है, और पेपर कैसे जा रहा है? मैम नाइस। ओके, चलो ठीक है भैया, फिर कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। बाय। मैम। मैम।